सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस के यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का चल रहा था चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझा कि किस किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों को अपने उत्पादों के लिए उपयोग करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम किस किस तरह से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल उत्पादों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कुछ एंजाइम्स के उत्पादन में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। उसके अलावा फिर हम लोग समझेंगे इसमें कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, कुछ बायोएक्टिव केमिकल्स को बनाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। और उसके अलावा आपके लिए दो इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज को हम डिस्कस करेंगे। जो है पहला ट्रीटमेंट है आपका सीवस ट्रीटमेंट और दूसरा है टॉपिक आपका इसके अंदर बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं आपके, ना केवल बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से बल्कि आपके जो ये नीट का एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ समझ के चलना है, किसी भी एरर को वहां पे हमें क्रिएट नहीं करना है, उस एरर को रिमूव करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन के बारे में। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने जो सेल वाली यूनिट है उसमें से जो जैव अणु वाला टॉपिक था आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और वहां पे एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा एंजाइम का एक इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आपको समझ आ सके कि एंजाइम्स होते क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग पहले एंजाइम से शुरुआत करते हैं कि एंजाइम की प्रोडक्शन में सूक्ष्म जीव। तो अभी हम देखेंगे अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है एक इंट्रोडक्शन दूंगा एंजाइम्स का कि एंजाइम्स होते क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, किस चीज के लिए काम आते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। उसके बाद चलेंगे फिर अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ जैसा कि हम लोग हमेशा करते आए हैं और वहां पर उसके बारे में देखेंगे कि हम सूक्ष्म जीवों से एंजाइम्स कैसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं उसको। तो डियर, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अभी एंजाइम्स के बारे में। जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं और किस प्रकार से जो है आपके उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो आपके पास एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हु कॉइन्ड द टर्म एंजाइम। एंजाइम नाम आखिरकार दिया किसने। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, कोने ने एंजाइम नाम प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित किया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एंजाइम नाम किसने दिया था। तो आपको याद रखना है किसने दिया था, नोट कर लीजिए। एंजाइम नाम कोने ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब बात हम करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम होते हैं आपके प्रोटीन के बड़े हुए अणु। तो ये क्या है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु है तो हम नाम दे देंगे बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। बायोमोलिक्यूल जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो हमारे पास में बायोमोलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, सबसे पहले चीज। तो इसलिए इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, इनका नेचर हो जाता है प्रोटीनेशियस। मतलब जो प्रोटीन का बना है वो प्रोटीनेशियस है। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल है जो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो प्रोटीन है वो किसकी बनी होती है। तो प्रोटीन बनी होती है एमिनो एसिड की। ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स की बनी होती है, अतः एंजाइम्स के एकल अणु या फिर आप कह सकते हैं उनको मोनोमर्स। एंजाइम के मोनोमर्स
एमिनो एसिड्स ही होते हैं, एमिनो एसिड्स ही होते हैं। इनके जो मोनोमर्स होंगे वो एमिनो एसिड होंगे। तो जिस प्रकार से बाकी सभी प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती हैं, वैसे ही हमारे एंजाइम भी अमीनो एसिड के बने होते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम है, इनको क्या कहा जाता है? एंजाइम को कहा जाता है जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। जिस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी एक छोटा सा रासायनिक अणु रिएक्शन को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, वो उस अभिक्रिया के अंदर एक उत्प्रेरक कहलाता है। उसी प्रकार से जीवों के अंदर घटित होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारे एंजाइम अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं? इसलिए ये जैव उत्प्रेरक हो जाते हैं। ये जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं, वो एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ही घटित होती हैं। हमारे शरीर में कोई एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसका नियंत्रण एंजाइम के द्वारा ना होता हो। हर एक अभिक्रिया हमारे शरीर में एंजाइम के द्वारा नियंत्रित रहती है। यह आप लोगों को मैंने बता दिया और पहले भी आपको किसी ने बताया होगा, ठीक है। बल्कि ये मान लीजिए कि जो हमारे वातावरण में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, जिन्हें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी हमारे शरीर के अंदर एंजाइम के द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसका मतलब एंजाइम हमारे शरीर के अंदर हर एक रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान देते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे? किसी जीव में घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या सभी केमिकल रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मतलब हम भी एक सजीव हैं और दूसरे भी जीव होंगे, तो सभी के अंदर ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये एंजाइम द्वारा ही नियंत्रित होती है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बकनर। तो जो ये साइंटिस्ट थे, इनका मानना ये था कि जो हमारे पास एंजाइम है, ये जैव अणु तो है हमारे साथ पास में, और साथ ही साथ ये रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, मैंने आपको जो है लास्ट 2 क्लासेस के अंदर बहुत बताया है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के बारे में। तो जो ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका उपयोग करते हैं। अब चाहे वो अल्कोहल हम ब्रेड बनाने के लिए यूज कर रहे हो, चाहे हम अल्कोहल जो है हमारी अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए बना रहे हो, तो हर जगह पे हमने सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का नाम पढ़ा। तो बकनर ने ये कहा था और नोटिस भी किया था, जो ईस्ट होता है, जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होता है, हमें केवल इस जीव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपने इस बायो मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें उपस्थित जो भी एंजाइम है उनको निकाल कर बिना ईस्ट के उपयोग किए हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी करा सकते हैं। मतलब उनका कहना यह था कि अगर हम ईस्ट का उपयोग कर रहे हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, लेकिन अगर हम ईस्ट में उपस्थित उत्पाद जो भी हैं वहां पर उनको निकाल कर अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराना चाहें, तब भी वो हो सकता है। मतलब एंजाइम ईस्ट की कोशिका के बाहर भी कार्य कर सकता है। और इसी एक खोज के बाद, इसी एक तथ्य के बाद, मान लीजिए कि हमारे पास में
जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे थे हम लोग, उस व्यापार के अंदर पूरी की पूरी एक क्रांति आ गई। जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से पृथक करना शुरू कर दिया और उनको अपने उत्पादों बनाने के लिए उपयोग करने लगे। ठीक है, अब यहां पे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम किसी उत्पाद को बनाने के लिए अगर सूक्ष्म जीव का उपयोग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव का न्यूट्रिशन भी आ जाता है। और यदि हम उसमें से केवल उस एंजाइम को प्राप्त कर ले जो हमारी उस मेन अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, तो हमें पूरे के पूरे जो है उस जीव को व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हम उसको पूरा जो भी उसका खर्चा पानी है उसको उठाने की जरूरत ही नहीं है, हम खाली एंजाइम का खर्चा पानी उठाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने 10 बंदे रखे हुए हैं जो मकान बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा है जो मकान को अच्छे से बना रहा है, 9 बंदे जो है बस इधर उधर भटक रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खाली उस बंदे को अपने पास रख रहे हैं, बाकी 9 को हटा दे रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, खर्चा कम पड़ेगा, भार कम पड़ेगा। तो वही बेनिफिट लेते हैं हमारे जो व्यापारी लोग हैं इसका उपयोग करने में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा, एक नाम लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक नाम लिख दे रहा हूं, उस नाम को देख के आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाम है बकनर, नाम है बुकनर, लिख लीजिएगा इसके आगे बुकनर हेडी डाल के। ठीक है, और स्पेशल पॉइंट लगा दीजिएगा, ऐसे स्टार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, इन्होंने पाया था कि ईस्ट से जो अल्कोहल का निर्माण होता है, ईस्ट से, ईस्ट मतलब क्या था बेटा, खमीर, ईस्ट से, YEAST, ईस्ट से जो अल्कोहल का निर्माण होता है उसके लिए ईस्ट की पूरी कोशिका की आवश्यकता नहीं है, उसमें उपस्थित एंजाइम को पृथक करके भी यह अभिक्रिया केवल उस एंजाइम के द्वारा भी कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था हमारा बकनर। ठीक है, जिन्होंने ये हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट दिया और इससे पूरा का पूरा जो है हमारा एक माहौल ही बदल गया। और आज के दिनों के अंदर हम पूरे जीव का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसमें पाए जाने वाले एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं और उससे हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं अलग अलग सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, तो चलेंगे हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर देखेंगे कि कितने प्रकार के एंजाइम हम प्राप्त करते हैं और किस किस प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए उन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ उन एंजाइम को हम किस किस सूक्ष्म जीव से भी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां देखेंगे आगे की प्रक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया बेटा कि इसके अंदर हमने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं एंजाइम, उनके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि अभी हम लोगों ने जो बकनर हैं उन्होंने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, वो उसके आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आप लोगों ने। तो हम बताएंगे यहां पर एंजाइम्स, अब कौन कौन से एंजाइम्स को हम यहां पर बनाने वाले हैं। अब उसके अंदर एंजाइम्स के अंदर पहला नाम आता है बेटा प्रोटीएजेस। पहला नाम आता है प्रोटीएजेस। तो जो प्रोटीएजेस है इसको किस किस से प्राप्त किया जाता है, यह है मोटिरेला, मोटिरेला रेनिस्पोरा, मोटिरेला रेनिस्पोरा, एस्परजिलस, एस्परजिलस तथा बेसिलस, बेसिलस आदि से प्राप्त किया जाता है, आदि से प्राप्त किया जाता है। आदि से प्राप्त किया जाता है, तो हम इन चीजों से प्राप्त कर लेते हैं। अब उपयोग की बात करते हैं, यूजेस क्या हैं हमारे इस एंजाइम के।
ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है हमारे इस एंजाइम के? तो पहला, क्लियरिंग ऑफ बियर। बियर को क्लियर करने के लिए, जो बियर ट्रांसपेरेंट होती है इसी की वजह से होती है। इसके अलावा ठीक है, हम ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा ठीक है, मीट को सॉफ्ट करने के लिए, मीट को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, हम मीट को भी सॉफ्ट करते हैं इससे। और इसके अलावा लिक्विड ग्लू को बनाने के लिए, लिक्विड ग्लू को बनाने के लिए, बेटा ये ए है, ध्यान रखना, MEAT, मीट, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है, तथा डिटर्जेंट के रूप में आदि, आपको पता है कि आज की डेट में जो है, पहले जो डिटर्जेंट आते थे और अभी जो डिटर्जेंट आते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि जो पहले के डिटर्जेंट होते थे, खाली उसके अंदर झाग बनाने के लिए हम लोग पदार्थों का उपयोग करते थे, लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास डिटर्जेंट है, उनके अंदर भी एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। तो ये दिखाते ना आपको, नेट के ऊपर दिखाते हैं, यूट्यूब पर दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि ये चाय का धब्बा हटा देता है, ये आपका केक का धब्बा हटा देता है, यह वाइन का धब्बा हटा देता है, ग्रीस का धब्बा हटा देता है, ऑयल के धब्बे हटा देता है। तो बेसिकली उन सभी चीजों के लिए उसमें ये एंजाइम्स का उपयोग करते हैं। और जैसे आप लोग ने देखा होगा, जो टाइड होता है, टाइड सर्फ ना, इसके अंदर लाल, नीला, पीला, हरा इस टाइप के कुछ दाने से आते हैं। तो ये बेसिकली कुछ और नहीं है बेटा, ये एंजाइम्स है, इसलिए तो ये इतनी आसानी से सभी प्रकार के धब्बों को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला नाम आता है बेटा इसके अंदर अमाइलेजेस। अगला नाम आता है यहां पर अमाइलेजेस। अब हम देखेंगे किसके बारे में? अमाइलेजेस के बारे में। अमाइलेजेस, अब जो अमाइलेजेस है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अमाइलेज के बारे में। तो देखिए, जो अमाइलेजेस होते हैं इनकी हम बात करें तो अमाइलेजेस क्या होते हैं? अमाइलेजेस वो एंजाइम होते हैं बेटा जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। तो हम क्या बताते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं, पाचन करते हैं। अब जो स्टार्च है ये कभी मीठा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आप रोटी जब खाते हो, मुंह में रखते हो, आपको मिठास महसूस नहीं होती है उतनी, लेकिन जैसे जैसे आप चबाने लगते हो उसमें मीठापन आने लगता है। इसलिए क्योंकि जो हमारे पास सलाइवा होता है वो एंजाइम को पाचन करने लगता है, सॉरी, वो हमारे स्टार्च को पाचन करने लगता है। और जो हमारे पास में स्टार्च का पाचन होने से जो सरल शर्करा प्राप्त होती है मुंह के अंदर, वो हमें मीठापन का स्वाद देती है। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, अब इनको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त करने के लिए हम एस्परजिलस का उपयोग करते हैं। एस्परजिलस, देखिए जो नाम है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं अंडरलाइन करके, आप पूरा वैसे लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। एस्परजिलस का उपयोग करते हैं, राइजोपस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? राइजोपस, राइजोपस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बेसिलस आदि के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? अमाइलेजेस को, इसे प्राप्त किया जाता है।
अब ये जो हमारे पास में अमाइलेजेज है, ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा? तो हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, उपयोग के बारे में कि किस किस उपयोग के लिए हम अमाइलेजेस का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, ब्रेड को सॉफ्ट तथा मीठा बनाने के लिए, मीठा बनाने में, कोमा जो हमारे पास में जूस होते हैं, जूस के अंदर स्टार्च होता है, जो हम घरों में जूस निकालते हैं, वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा टर्गिड होता है, उसके ना धुंधलापन होता है। लेकिन जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है, जो पैकेट वाला आता है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। तो वहां पे क्या है, वहां पर जो स्टार्च होता है ना, ये थोड़ा धुंधलापन देता है जूस के अंदर। लेकिन जब हम इसमें अमाइलेज का यूज कर लेंगे तो स्टार्च बचेगा नहीं, तो इसलिए वहां पे जो जूस हो जाता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जूसेस आदि को क्लियर करने के लिए, क्लियर मतलब पारदर्शी करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। इसके अलावा ठीक है, जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग में फाइबर्स को पृथक करने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कितनी सारी चीजों में हमने इसका उपयोग कर लिया। ठीक है, हमने कितनी सारी चीजों में इसका उपयोग किया। ब्रेड को सॉफ्ट तथा मीठा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जूसेस आदि को क्लियर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग में फाइबर्स को पृथक करने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे लैक्टोजेज की। ठीक है, तो जो लैक्टेजेज एंजाइम है ये क्या करता है? तो अगला एंजाइम आता है बेटा हमारे पास लैक्टेजेज। तीसरा एंजाइम आता है लैक्टेजेज। तो जो लैक्टेजेज एंजाइम है ये क्या करता है? ये लैक्टेजेज एंजाइम लैक्टोज जो हमारे पास शर्करा है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ये क्या करेगा? यह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यह एंजाइम लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा ठीक है, इसका उत्पादन किससे होता है? इसका उत्पादन के लिए हम सैक्रोमाइसिस, फ्रैगिलिस और इसके अलावा हम लोग लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे सैक्रोमाइसिस, बेटा फिर से बोल रहा हूं कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल साफ साफ स्पेलिंग लिखनी है। सैक्रोमाइसिस फ्रैगिलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैगिलिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, आदि से प्राप्त किया जाता है। आदि से इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की।
कि इसका उपयोग क्या होता है। तो बेटा इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड के निर्माण में, लैक्टिक एसिड का निर्माण, कोमा, बेटा देखो मात्रा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, दिल पे मत लेना, ठीक है, कि मैंने बड़े ए की मात्रा लगा दी या छोटे ए की मात्रा। आप लोग एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड के निर्माण में दही जमाने में, दही जमाने में, ठीक है, केसिन प्रोटीन को जमाने में, केसिन प्रोटीन को जमाने में, ठीक है, आइसक्रीम को बनाने में। आइसक्रीम खाते हो ना, सबको आइसक्रीम बहुत पसंद होगी। आइसक्रीम आप घर पे बनाते हो तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, लेकिन हम मार्केट से जो आइसक्रीम लेके आते हैं उसमें क्रिस्टल नहीं होते, अच्छी कंपनी के जो लेके आते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि उसके अंदर वो लैक्टेजेस का उपयोग करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम बनाने में तथा चीज आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है, तो इन चीजों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइपेजेस की, ठीक है। ये जो लाइपेजेस एंजाइम हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ना लाइपेजेस की तरफ। चलिए आगे हम देखते हैं इसके ना लाइपेजेस के बारे में। लाइपेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि लाइपेजेस जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली बेटा लाइपेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड का जल अपघटन करते हैं। ये एंजाइम लिपिड मतलब वसा, आपको पता ही होगा, का जल अपघटन करते हैं। ये क्या करते हैं, लिपिड का जल अपघटन कर देते हैं। ये जल अपघटन करते हैं, लिपिड का जल अपघटन कर देते हैं, ठीक है। ये ला है, जल अपघटन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, ठीक है। ये जो हमारे एंजाइम है ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसे अब किस किस से प्राप्त करेंगे इसको, देखिए इसे हम प्राप्त करते हैं कैंडिडा लिपोलिटिका, कैंडिडा लिपोलिटिका, कैंडिडा लिपोलिटिका, कॉमा, ठीक है, जियोट्राइकम कैंडिडम, जियोट्राइकम कैंडिडम आदि से प्राप्त किया जाता है, आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करेंगे हम इसके यूजेस की, उपयोग क्या है। तो बेटा इसका एक ही उपयोग बताऊंगा मैं आपको, और वो क्या है, हम इसे डिटर्जेंट के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट में इसका उपयोग किया जाता है। जो डिटर्जेंट ये कहते हैं ना कि हाँ ये पूरी तरह से जो आपके चिकनाई को हटा देता है। जो बर्तनों के आप लोग डिशवॉशर यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम क्या बताते हैं, जैसे विम लिक्विड वगैरह हो गया, ये पूरी तरह से चिकनाई को हटा देता है। तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है, ये हमारा लाइपेजेस एंजाइम उपस्थित रहता है। इसीलिए तो हम उसको कहते हैं डिटर्जेंट के रूप में उपयोग करना, ठीक है। यह डिटर्जेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट आदि को बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हमारे पास में एक ये हुआ। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम। अगला एंजाइम होता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अगला नाम देखते हैं, वो है स्ट्रेप्टोकाइनेसिस। अगला नाम आता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेसिस। अब हम देख लेते हैं इसको भी। स्ट्रेप्टोकाइनेसिस क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, पिक्चरों के अंदर किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर जो है एक इंजेक्शन लेके आता है, उसकी छाती पे ठोक देता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब पिक्चरों में किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं ये लोग, वहां पे डॉक्टर आता है, छाती में एक इंजेक्शन ठोक देता है उसके, और बाद में जो पेशेंट है उसको होश आ जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो वो जो इंजेक्शन होता है वो किसका होता है? वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेसिस का। जो स्ट्रेप्टोकाइनेसिस होता है ये बेसिकली क्या है? ये वो एंजाइम होता है जो हमारे खून के अंदर जो थक्का जम जाता है, रक्त में जो थक्का जम जाता है, उसको खत्म कर देता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है? यह है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से प्राप्त होता है। यह हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से प्राप्त होता है। इसके अलावा, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं उपयोग की। तो उपयोग क्या करता है ये? ठीक है, अगर हम बात करें यूजेस की, तो इसका एक ही उपयोग है। क्या है इसका उपयोग? इसका उपयोग हार्ट अटैक वाले विक्टिम्स मतलब, ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, विक्टिम्स में ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है। बस सिंपल सा। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से एंजाइम हैं जिनको हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हार्मोन के बारे में। एक हार्मोन का नाम देखेंगे हम। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर एक बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायबिटीज। तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, हम लोग उनको क्या देते हैं? हम लोग उनको वहां पर देते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन। अब इंसुलिन आपको पता है एक हार्मोन है, आपको 11वीं क्लास में पढ़ा दिया गया होगा। तो यह हार्मोन जो होता है हमारे रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम करने के लिए बाकी कोशिकाओं को संवेदना देता है। ठीक है, तो हम इंसुलिन को सूक्ष्म जीवों द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं हम लोग। लिखिएगा माइक्रोस फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, हार्मोन के निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें एक ही नाम आएगा हमारे पास, और वो क्या होगा? इंसुलिन। यह नाम होगा बेटा हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आएगा। तो इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है? पहले तो मैं इसको बताया था इंसुलिन के बारे में। ठीक है, यह आपको पता है इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन होता है एक प्रोटीन का बना हार्मोन, इसलिए हम इसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन होता है यह रोगी के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को रक्त में कम कर देता है, नियंत्रित रखता है। तो इसके लिए हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं। यह प्रोटीनेशियस प्रकृति का
प्रकृति का हार्मोन होता है जो कि मैमल्स में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? मधुमेह। मधुमेह के रोगियों के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं मधुमेह के रोगियों के लिए। ठीक है, उत्पादन अगर हम बात करें तो हम क्या बताते हैं? इसे रिकॉम्बिनेंट ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा मेरे ख्याल से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं। ठीक है, ई कोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको इससे प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये बता दिया हमने हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब यहां पे मैं आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में, और वो होता है आपका माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज के ट्रीटमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीवेज का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको मोटे तौर पे समझाऊंगा अपने व्हाइट बोर्ड पर कि सीवेज क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ स्विच करेंगे और देखेंगे जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, कि सीवेज की ट्रीटमेंट में हम कैसा इसका उपयोग करते हैं। सीवेज क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट में हम कैसा उपयोग करते हैं उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखेंगे बेटा हम लोग इसके अंदर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवेज के ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव कैसा अपना रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि सीवेज क्या होता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली हम इसके अंदर इसको ऐसे करिएगा। ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज को हम कैसे समझाते हैं? भाई देखो, अगर हम बात करते हैं, एक ये मानव है। ठीक है, मान लीजिए एक मानव ये है। ठीक है, अब ये जो मानव है हमारे पास में, यह मानव जो है आपका, ठीक है, कई चीजों के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये इंडस्ट्री के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ रहता है? ये हमारा जो है घरों के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, और उसके अलावा ये कहाँ रहता है? ये हमारा मार्केट वगैरह में रहता है। तो अब ये जो मानव है जिन जिन स्थानों पर रहता है वहां पर क्या करता है? कुछ आपके अपशिष्ट पदार्थों को पैदा करता है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे, ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ जो है जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से तीनों ही जगह से क्या उत्पादित होता है? तीनों ही जगह से हमारे पास वेस्ट लिक्विड प्राप्त होता है। क्या आता है? वेस्ट लिक्विड। ठीक है, बचा कुचा तरल आता है। अब ये जो वेस्ट लिक्विड है इसके अंदर क्या क्या होता है? देखिए, इसमें ऑयल प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप घरों में जो है साबुन यूज करते हैं वो प्रेजेंट होगा, डिटर्जेंट उपयोग किया है आपने वो प्रेजेंट होगा।
इसके अलावा इसमें केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री से निकल रहा है तो केमिकल्स भी उपस्थित रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो भी आपने खाया पिया है वो फूड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हमारे घरों में जो कचरा होता है वो भी इसके अंदर उपस्थित रहेगा, मतलब यहां पर जो है आपके पास कचरा रहेगा, अदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, अदर वेस्ट मटेरियल्स वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये जो सारे के सारे पदार्थ हैं ये किस में उपस्थित हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पदार्थ हमारे किस में उपस्थित हैं, ये सब जल में उपस्थित हैं, ये किस में उपस्थित है, जल में उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहां पर एक चीज और आती है, मल तथा मूत्र, ये भी हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जल में उपस्थित हैं और यही जो जल है यही कहलाता है सीवेज। ये जो जल है इसी को हम नाम देंगे सीवेज। तो बेसिकली जो सीवेज है हमारे पास में वो किसकी वजह से बना है, ये बना है मानव की वजह से, क्योंकि मानव इंडस्ट्री भी चलाता है, हाउस भी है उसका, मार्केट भी चलाता है, वहां से आपका विभिन्न प्रकार के वेस्ट लिक्विड आते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑयल भी प्रेजेंट रहेगा, डिटर्जेंट भी प्रेजेंट रहेगा, केमिकल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, फूड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, हमारे पास दूसरे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे और साथ ही साथ मलमूत्र आदि भी उपस्थित रहते हैं, ये सब मिलके बनाएंगे सीवेज। अब जब ये जल में घुलनशील होते हैं, मैं आपसे कहूं आप इस पानी को पी लेंगे, आप साफ मना कर देंगे नहीं पिएंगे। जब आप नहीं पी सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व उपस्थित हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो जब ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है तो उसी प्रकार से ये उन जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक हो सकता है जो हमारे जल में रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सीवेज को ट्रीट करना है ताकि ये जो पदार्थ है ये किसकी तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे पदार्थ यहाँ पर किसकी तरह से काम कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट की तरह से काम कर रहे हैं। पॉल्यूटेंट मतलब क्या हो गया, जो प्रदूषण पैदा करता है उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये सभी यहाँ पे पॉल्यूटेंट हैं और हमारे जो जल है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे जल को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन पॉल्यूटेंट को खत्म करना है और किसी भी सीवेज में से पॉल्यूटेंट में से खत्म करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो यही हमारे पास क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी भी सीवेज में से, किसी भी सीवेज में से सभी पॉल्यूटेंट को खत्म करने की प्रक्रिया, खत्म करने की प्रक्रिया सीवेज ट्रीटमेंट कहलाती है। ठीक है, तो यह है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। नोट कर लीजिए फटाफट। तो पहले तो हमारे पास समझ में आ गया सीवेज क्या होते हैं, उसके बाद समझ में आ गया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो किन किन चरणों में होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सीवेज मैंने आपको बता दिया, सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज के उपचार की प्रक्रिया। तो देखिए इसे जो है कई चरणों में किया जाता है और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 चरण। तो हम इसको 2 चरणों में पूर्ण कराएंगे, ठीक है। इसे कई चरणों में तथा अलग अलग प्रक्रिया का उपयोग करके
पूर्ण किया जाता है। तो हम इसको पूर्ण तो करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, कई चरण लेंगे और कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। तो इसके अंदर पहला स्टेप जो आता है वो क्या होता है, हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसे पूर्ण करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, इसे पूर्ण करने की प्रक्रिया निम्नलिखित। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होती है हमारी ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर इसके बाद हम देखेंगे कैसे पूर्ण होती है। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो चैट के माध्यम से हमारे पास प्रश्न भेज सकते हैं ताकि हम आपकी उसमें हेल्प कर सकें। चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि हम प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे जो सीवेज का ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाने वाला हूं कि कैसे हम उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या लेंगे, हमारे पास आएगा सीवेज। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे लार्ज टैंक में। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं वहां पे रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, इससे बड़े बड़े, ठीक है, तैरते हुए पदार्थ बड़े बड़े तैरते हुए पदार्थ अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बड़े बड़े तैरते हुए पदार्थ अलग हो जाएंगे। इसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, हमने फिल्ट्रेशन किया है, सेडिमेंटेशन किया है। तो दोनों ही प्रक्रियाओं के अंदर अभी तक हमारे पास क्या हुआ, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में, दोनों ही प्रक्रियाओं में हमारे पास फिजिकल प्रोसेस का हमने उपयोग किया है। तो ये दोनों स्टेप हो गए, क्या हो गए हमारे पास, फिजिकल ट्रीटमेंट, याद रखिएगा फिजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट हो चुका है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं आपको यहीं दिखा देता हूं आगे क्या होगा। अब 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 क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, अब हम यहां पर ये जो हमारे पास सेडिमेंटेशन हुआ है इसके पश्चात अब जल को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जहां एरोबिक मतलब वायवीय सूक्ष्म जीव जल में घुले ऑर्गेनिक पदार्थों को पचा देते हैं तथा एक ढेर के रूप में ये सूक्ष्म जीव एकत्रित हो जाते हैं, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं फ्लॉक्स, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फ्लॉक्स को हमने तैयार कर लिया, इसको हमने क्या नाम दिया, फ्लॉक्स नाम दिया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है हमारे पास, जब यहां पर क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनका पाचन हो रहा है, तो ऑर्गेनिक पदार्थ के पाचन से जो हमारे पास जल है उसकी बीओडी कम हो जाती है, जल की बीओडी
बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो है इसका डाइजेशन कर दिया, ठीक है, फ्लोक्स हमारे पास तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अगला चरण कंटिन्यू करेंगे। अब इसको फ्लो चार्ट के रूप में, यहां पे खत्म हो जाएगा तो फिर मैं यहां मूव कर जाऊंगा, इसको कंटिन्यू करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला चरण क्या हो रहा है, ठीक है, इसके पश्चात फ्लोक्स को हटा देते हैं तथा इसकी कुछ मात्रा अगले बैच के लिए इनोकुलम के रूप में रखते हैं, ठीक है। अगली बैच के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनोकुलम के रूप में रखेंगे। तो पहला हमारे पास में ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए अभी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए फ्लॉक्स को एनारोबिक, पहले कैसा था एरोबिक, अब एनारोबिक मतलब अवायवीय, सूक्ष्मजीव के द्वारा पचा दिया जाता है, जिससे कई प्रकार की गैसेस उत्पन्न होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मीथेन हो जाएगा हमारे पास, CO2 हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा, H2S हो जाएगा एंड CO आदि, ठीक है, आदि। इसके पश्चात जल को अब किसी प्राकृतिक स्रोत अथवा पोंड आदि में पंप कर देते हैं, जिससे उसमें उपस्थित DO मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए ये हमारे पास में जो हमारे पास पहले 3 स्टेप थे वो कैसे थे, फिजिकल ट्रीटमेंट थे। अब ये कैसे हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एरोबिक सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया। तो ये क्या हो गया, हमने जीव का उपयोग कर रहे हैं, तो बायोलॉजी यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम इस चरण के अंदर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे भी बायोलॉजी हो रही है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हमारे पास में जब हम किसी प्राकृतिक स्रोत में इसको ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर क्या उपस्थित होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घासें होती हैं, शैवाल होते हैं, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हर स्तर पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक स्तर पर हमारे यहां से लेकर इस चरण तक सूक्ष्म जीवों या फिर जीवों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहां से देखिए, यहां से लेकर आप पूरा नीचे तक ले जाएंगे और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड इतना है तो मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पे क्या बताएंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहीं पे हमारे पास में ये टॉपिक होता है समाप्त। आपकी किताब में बहुत बड़ा दे रखा होगा, इसको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इसी के साथ साथ मैं आज आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं आगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।